एस्पिरेंट्स। आज हम लोग शिवाजी महाराज द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो उन्होंने सेटअप बनाया था, हम उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं। उन्होंने एक अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको मंत्रिपरिषद कहते हैं, एक्चुअली उन्होंने अपनी एक मंत्रिपरिषद बनाई थी। उस मंत्रिपरिषद का नाम उन्होंने अष्टप्रधान रखा था। अष्टप्रधान उनकी अपनी एक मंत्रिमंडल का ग्रुप था, मंत्रियों का ग्रुप था। तो उनके मंत्रिमंडल में उनका भी अपना एक मंत्रिमंडल था, और हमारी सरकार जो आज की भारत सरकार है, जो हमारा केंद्र सरकार है, उसके पास भी एक मंत्रिमंडल है। जो प्रधानमंत्री हमारा है उसका भी अपना एक मंत्रिमंडल है, जिसको हम केंद्रीय मंत्रिमंडल कहते हैं। तो उनके मंत्रिमंडल में और हमारे इस जो आज के टाइम का जो मंत्रिमंडल है, मतलब मराठों का मंत्रिमंडल, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का मंत्रिमंडल, मतलब अष्टप्रधान, और इस मंत्रिमंडल में दोनों में सिमिलरिटीज क्या हैं या दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, जरा हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मराठों का जो मंत्रिमंडल था उसमें केवल 8 मेंबर होते थे। नाम से पता है अष्टप्रधान, दैट इज 8 मेंबर्स, दैट इज 8 मेंबर मिनिस्ट्री थी वो। 8 सदस्य उसमें मंत्रिमंडल में नियुक्त होते थे। हमारा जो मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल है, आजकल तो उसका एक नियम भी बना हुआ है कि जो हमारी इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, मतलब जो हमारी हाउस है, दैट इज हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ पीपल, जिसको आप लोकसभा कहते हैं। तो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं। मतलब हमारी जो लोकसभा 543 मेंबर्स की है, तो उसका 15% जो बनता है अराउंड 80 के आसपास होता है, 80-81। तो इतने मिनिस्टर जो हैं, 15% की स्ट्रेंथ जो है वो मिनिस्टर बन सकती है। उनके यहाँ तो 8 फिक्स थी, यहाँ पर 15% है, बट हमारा घटता बढ़ता भी है, चेंजेस हो जाएंगे। आज अभी 15% है, कल को कुछ भी हो सकता है, बट राइट नाउ इट इज 15% ओनली। पहला डिफरेंस ये था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उनके मंत्रिमंडल में, हमारे आज के मंत्रिमंडल में जो मेन डिफरेंस ये है कि जो उनके मंत्री होते थे, they were not accountable to the Peshwa or to the king. In the sense, collectively they were not accountable. मतलब जो राजा था, जो मराठा सम्राट या राजा थे, ये मंत्री लोग इंडिविजुअली उनके लिए अकाउंटेबल होते थे। इंडिविजुअली हर मंत्री की जो अकाउंटेबिलिटी थी वो अपनी अपनी होती थी। जैसे कि हमारे इस मंत्रिमंडल में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा मंत्रिमंडल रखता है। कहने का मतलब कि जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का कोई भी जो फैसला लिया जाता है, तो सारे मंत्रियों को उसे मानना पड़ता है। कोई भी मंत्री उससे अपने को डिसएग्री नहीं कर सकता। फैसले लेने के बाद उसे उस मंत्रिमंडल के फैसले को मानना ही पड़ता है। वो पब्लिकली अंदर बाहर आकर के ये बोले कि नहीं जी, अब जो फैसला लिया गया वो हमें मंजूर नहीं है, वो या हम उसमें पार्ट नहीं थे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर वो जिस समय ये फैसला लिया गया उस समय वो उस मंत्रिपरिषद का सदस्य है, तो वो उस मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के फैसले को माना जाएगा कि ये भी आदमी उसमें जिम्मेदार था, इसने भी उस फैसले को लिया है। उसकी अकाउंटेबिलिटी कलेक्टिव होती है। तो और इनमें जो मराठों में था वो इंडिविजुअल लेवल पे थी। तो 8 के 8 जो मंत्री थे वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं थी। ये जो सबसे मेन डिफरेंस रहा है मराठों के एडमिनिस्ट्रेशन वाला मंत्रिमंडल जो आज का है। और एक बात ये भी है कि इनके जो 8 मंत्री होते थे, उन मंत्रियों में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होते थे वो पेशवा थे। नंबर 1 पे पेशवा। पेशवाओं को जो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे स्टार्टिंग में। जैसा कि हमें पता है कि शिवाजी की जो कोरोनेशन या राज्याभिषेक जो हुआ था वो 1674 में हुआ था। 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था और 1680 में उनकी डेथ हो गई। तो 6 वर्ष तक वो रहे। बाकी उनके परिवार के लोगों ने भी राज को चलाया। और 1720 में जो उनका पौत्र साहू था, साहू ने अपनी सारी पावर को जो है वो शिफ्ट कर दिया पेशवा की तरफ। मतलब मेरे कहने का कि पेशवा जो है बहुत ही प्रोमिनेंट एक जो इंस्टीट्यूशन बन गया। पेशवा सबसे पावरफुल बन गया 1720 में, और उसने सारी सत्ता जो थी, जो कि राजा के पास हुआ करती थी, उसने पेशवा को प्रोवाइड कर दिया।
और बालाजी विश्वनाथ जो उनकी ऑफिस में पूना दरबार में, या उनकी ऑफिस जो पूना में होती थी, उसमें क्लर्क के पद पर काम करने वाले बालाजी विश्वनाथ को साहू ने पहला पेशवा बनाया। इस तरह से इतनी पावर देकर के, बाकी पेशवा तो पहले से आ रहे थे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ पावरफुल पेशवा बने नंबर 1 पर, ये बात है। और ये चीज़ है कि इनके जो 8 मंत्रियों का जो मंत्रिपरिषद था, और जो हमारा जो मंत्रिपरिषद है आज के टाइम में, जो हमारी केंद्र सरकार या भारत सरकार जो बनी हुई है, इन दोनों में सबसे एक डिफरेंस इस बात का भी था कि जो मंत्री होते थे, वो हमारे यहाँ जो मंत्रिपरिषद है उसमें रैंक होता है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर भी होते हैं। एक तरह से हमारे यहाँ जो मंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद में तीन रैंक के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो कि अपनी मिनिस्ट्री का इंचार्ज होता है, MOS होता है जो उसका असिस्टेंट होता है, डेप्यूटी उससे भी नीचे। लेकिन जहाँ तक मराठों का जो मंत्रिमंडल था, उसमें सब अपने आप में कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, वो अपने डिपार्टमेंट के हेड होते थे। वहाँ पे MOS की कोई व्यवस्था नहीं थी, या डिप्टी मिनिस्टर का कोई इंतज़ाम नहीं था। ये भी एक डिफरेंस है उनके बीच में। और दूसरी बात यह है कि जो इनके 8 मंत्री थे, उन मंत्रियों में एक मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो था वो पंडित राव भी कहलाता था। पंडित राव जो था वो मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स होता था। जो धार्मिक मामलों का भी मंत्री होता था उसको पंडित राव कहते थे। पेशवा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। तीसरा इनके पास जो प्रोमिनेंट मिनिस्टर होता था वो मजूमदार होता था। मजूमदार जो मिनिस्टर था, मजूमदार जो था वो रेवेन्यू मिनिस्टर होता था। एक्चुअली टू सम एक्सटेंट वो फाइनेंस का भी कार्य देखता था, लेकिन वो रेवेन्यू मिनिस्टर बेसिकली था। इनका एक वाकया नवीस होता था, वाकया दैट इज इंसिडेंट्स को देखता था, इन द सेंस जिसको आज के टाइम में हम MH मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कह सकते हैं। मतलब गृह मंत्री होता था उस समय। वो मिनिस्टर होता था जो वाकया नवीस। एक वहाँ सर नवीस होता था, सर नवीस जिसका काम था वो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस का काम संभालता था। जो राजकीय सरकारी जो पत्राचार होता था, अकाउंट्स, लेखा जोखा, हिसाब किताब, जो भी इस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस, आई कैन से दैट इट वाज लाइक रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के काम को भी देखने का काम ये करते थे। और इसमें एक दबीर भी होता था। दबीर एक पोस्ट थी, दबीर मिनिस्टर की। दबीर जिसको हम कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री होता था। विदेशी मामलों को देखने का काम होता था। इस तरह से आप देखेंगे तो उनका जो मंत्रिमंडल था बड़ा ही बैलेंस था। थे तो सारे खाली 8 ही मंत्री थे, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड थे। सारे डिपार्टमेंट का इंतजाम वहाँ पर था। और उसमें एक जो था सर नौबत, एक मिनिस्टर सर ए नौबत। एक्चुअली ये सर ए नौबत इन द सेंस कि वो एक तरह से वो चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ, आई कैन से दैट, लाइक वो सेनापति होता था, सेना का अध्यक्ष होता था। लेकिन एक प्रोमिनेंट जो मेन बात बताना चाहता हूँ कि वो सेना का अध्यक्ष तो था, बट एक्चुअली द पोस्ट वाज ऑनरेरी था। वो पावरफुल नहीं था, पावर नहीं थी उसके अंदर। जो सेना का जो बेसिक जो पावर थी, जो चीफ कमांडर हुआ करता था, वो तो जो मराठा सम्राट था वो खुद ही होता था। सारी शक्ति जो थी उनके हाथ में थी। ये एक कह सकता हूँ कि ये केवल सम्मान का पोस्ट हुआ करता था। तो ये जो 8 इनके रहे हैं इसमें मंत्री थे। और एक मंत्री इसमें न्यायाधीश, जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस आप कह सकते हैं, जो कानून मंत्री जिसे न्यायाधीश भी होता था, जो न्याय का काम देखता था। तो ये 8 पूरे डिपार्टमेंट थे इनके अंदर। तो ये मंत्रिमंडल जो शिवाजी का जो आज का है, थोड़ा मैंने उसको कंपेयर करने की कोशिश की, मुझे लगता है आप लोगों ने समझा भी होगा। एक प्रोमिनेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उनका रेवेन्यू सिस्टम था मराठों ने रेवेन्यू सिस्टम के जो चीज़ें थी मोर और लेस उन्होंने जो उसी को फॉलो किया था, जो कहीं ना कहीं उनके पड़ोस में जो निज़ाम शाही थी अहमदनगर में, जिसको जहाँ पर एक बहुत ही काबिल वजीर हुआ करता था, जिसको मलिक अंबर कहा जाता है। मलिक अंबर जो था वो निज़ाम शाही दरबार में बहुत ही प्रोमिनेंट, एक बहुत ही काबिल मिनिस्टर था। बेसिकली ही वाज ए निग्रो फ्रॉम इथियोपिया, अफ्रीकन था वो हबशी था। और वो कहीं कहीं वो एक स्लेव के रूप में बिका हुआ था। उसके पेरेंट्स ने उसको यमन पोर्ट पे, यमन जो कि आप देखेंगे अभी यहाँ पर अरेबिया के साथ में, एक रेड सी के साथ में यमन एक कंट्री है, तो वहाँ के पोर्ट पे उसको लाया गया था। वहाँ से वो ख़रीदा गया, बेचा गया।
वहाँ से फिर वो चलता हुआ कहीं कहीं वो पहुँचा सीरिया की तरफ, फिर उधर से चलते हुए वो हमारे भारत में घुसा और वो अहमदनगर की तरफ पहुँचा और वो अपनी तो सबसे पहले उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, थोड़ा उसके बारे में बता दूँ। ही वॉज ए मर्सिनरी सोल्जर, मर्सिनरी सोल्जर कह सकता हूँ, एंड लेटर ही बिकेम ए कमांडर ऑफ द मर्सिनरीज। वो मर्सिनरी कौन होते हैं? भाड़े के सैनिक। उसने तकरीबन 15,000 सैनिकों की एक सेना बना ली थी जो केवल पैसों के लिए काम करते थे। तो उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो भारत में आके किया, वो 15,000 सैनिकों का एक ग्रुप बनाया था। वो जिसको भी ज़रूरत हो पैसे दो, लड़ने के लिए ले दे के चल देता था। ये काम उसने किया था, लेकिन बहुत ही काबिल आदमी था। और उसने तो मराठों ने भी कहीं कहीं उसकी रेवेन्यू सिस्टम को फॉलो किया। ज़मीन को इन्होंने मेज़र करवाने के लिए उसकी जो सिस्टम थी, जिसको काठी कहते हैं, काठी एक वुडन स्टिक होती थी, उससे ज़मीन को नापा जाता था। तो मराठों ने भी वही काठी को फॉलो किया था। मराठों ने भी वही चीज़ लिया था, ज़मीन की इन्होंने पैमाइश करवाया, उसको नाप तोल करवाया, तो काठी के द्वारा ही कराया। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि काठी आखिर होता क्या था। काठी की जो लेंथ थी वो क्यूबिट के हिसाब से, ये हमारा क्यूबिट है, ये 5 क्यूबिट एंड 3 फिस्ट, इतनी ही उसकी लेंथ होती है। ये फिस्ट है और ये क्यूबिट, 5 क्यूबिट और 3 ये फिस्ट, इतनी लेंथ की वो वुडन स्टिक होती थी, उसी ज़मीन को नापा जाता था। इन्होंने ज़मीन की पैमाइश करवाया था और रेवेन्यू जो लगती थी वो ज़मीन के हिसाब से प्रोडक्शन को माइंड में रख के किया जाता था। तो मराठों ने भी रेवेन्यू, एक्चुअली इन्होंने लैंड रेवेन्यू बेसिकली इनकम एंड प्रोडक्शन दोनों में बता सकता हूँ। इनकम पर भी लगाया था इन्होंने अपना रेवेन्यू, और जो है प्रोडक्शन पे लगाया था। लेकिन वो इनकम भी कहाँ से थी? जो कि लैंड से थी। तो आप कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू भी इनका 3 तरह का था। एक तो इन्होंने जो एरिया इनकी अपनी थी, जिस पर इनका खुद का अपना डायरेक्ट कंट्रोल होता था, उस पर इनका रेवेन्यू का रेट 1/3 होता था, 1/3 हिस्सा, 33% प्रोडक्शन का पार्ट ये रेवेन्यू लेते थे। दूसरा, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है ये जानना आपको, इन्होंने एक टैक्स लगाया था जो इसको चौथ कहते थे। चौथ और सरदेशमुखी, ये दोनों चीजें आप समझ लीजिए। चौथ क्या था? चौथ मीन्स, चौथ इज संस्कृत वर्ड, चौथ मीन्स द चौथा हिस्सा, दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। चौथा हिस्सा प्रोडक्शन का ये लेते थे। लेकिन ये जो चौथा हिस्सा था ये इनकी अपनी जमीन पर नहीं होती थी, ये उन एरियाज से वो ये लोग कलेक्ट करते थे जो इनके हाथ में नहीं थी। मैं कह सकता हूँ इनके टाइम में वो मुगलों की थी, मुगल्स लोग उस पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, बट रेवेन्यू कलेक्शन ये लोग करते थे। ये उनको ये आश्वासन देते थे कि अगर आप मुझे चौथ देंगे तो हम आपके ऊपर रेड नहीं करेंगे, आपके ऊपर हम हमले करने नहीं आएंगे। रेड करना, हमले करना इन द सेंस कि ये जाते थे, उनका सब लूटपाट उठा लाते थे। तो ये उनको एक तरह से डिफेंड करते थे। रिटर्न में उनको डिफेंस तो देते थे, उनको आश्वस्त करते थे कि आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके ऊपर कुछ भी मतलब जो है कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन कंडीशन आपको ये 25% जो है रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। तो एक तरह से मुगल एरियाज से ये लिया जाता था। तो आप ये समझ लीजिए कि जो चौथ था वो मुगल एरिया से कलेक्ट होती थी। और एक बार इसे जितनी भी एरियाज से ये चौथ लेते थे, उन्हीं में से कुछ जगहों से ये लोग सरदेशमुखी भी लेते थे। सरदेशमुखी पूरी जहां जहां से टोटल जितनी एरियाज है जहां से इन्होंने कलेक्ट किया था चौथ, उस टोटल एरिया में से नहीं लेते थे सरदेशमुखी, उन्हीं में से कुछ जगहों से लेते थे। और सरदेशमुखी का मतलब क्या था कि सरदेशमुखी वॉज जस्ट एक्चुअली 10% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। वो एक्स्ट्रा टैक्स था। 25% तो आ गया, ये 10% और भी लेते थे। वो 10% लेने का इनका ये मतलब था, ये कहते थे कि ये जिस लैंड को या जिस एरिया को ये लोग ये मानते थे कि दैट वी हैव दी हेरिडिटरी राइट्स, ये इनका कहना था कि हमारा वंशानुगत अधिकार है इन क्षेत्रों पर, और ये क्षेत्र जो हैं वो हमारे थे, इसलिए हम इस पर टैक्स लेंगे। आज भले हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नहीं है, लेकिन हमें टैक्स चाहिए। तो ये सरदेशमुखी उन क्षेत्रों से लेते थे जिनको ये मानते थे कि खानदानी रूप में वंश दर वंश, जो जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर ये मेरा अधिकार था। तो उस क्षेत्रों में हमें आप हमें जो है ये टैक्स 10% वाला आप देंगे। तो बात क्लियर हो गई कि 3 तरह का टैक्स लगाते थे। एक टैक्स जनरल जो था, जो अपनी एरिया में लगाते थे, दैट वाज 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस।
चौथ जो था वो मुगल्स के एरिया से लेते थे, वो 25% होता था, और सरदेशमुखी भी उन्हीं मुगल्स एरियाज में से ही लेते थे, लेकिन सारे पर नहीं लेते थे, क्योंकि सारे एरिया को अपने ऊपर वो क्लेम नहीं करते थे कि सारा हमारा खानदानी ये पूरी एरिया हमारी है। तो जिस पर उन्होंने क्लेम अपना समझते थे कि मेरी ज़मीन है और इन्होंने लिया है, तो उस पर वो सरदेशमुखी लगाते थे। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन रहा है इनका। और इसी तरह हमें ये बताना है कि जो मराठों की जो एरिया थी, जो इनकी टेरिटरी थी, जो उनके अंडर कंट्रोल थी, उसको पूरी एरिया को उन्होंने जो है स्वराज नाम दिया था। स्वराज, वो स्वराज था। और उन्होंने उसके 3 डिविजन्स किए थे, जिनको उन्होंने प्रोविंस नाम दिया था। प्रोविंस, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में 29 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ऐसे उन्होंने भी अपनी एंटायर एरिया को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोविंस बनाया था। प्रोविंस को फर्दर उन्होंने नीचे डिवीज़न की थी, जिनको प्रांत बोला गया। मैं ये कह सकता हूँ कि जो उनके प्रोविंसेस थे, देवर लाइक दी हमारे जो आज के स्टेट्स हैं उनकी तरह थे। और जो इनका प्रांत था, जो उन्होंने प्रोविंस के अंदर फिर डिवीज़न किया फर्दर, तो उनको प्रांत जो नाम दिया, वो प्रांत हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के तरह हो सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट के नीचे उन्होंने फिर परगनाज बनाए थे, जो तहसीलें आज की हैं, उनके इक्वलेंट आप समझ सकते हैं। और उन्होंने मराठियों ने या उनके वहाँ पर उन्होंने इन जो अपना परगनाज हैं, परगनाज को उन्होंने फर्दर एक नेम और दिया, जिसको तरफ कहते थे, तरफ। और फिर नीचे होता था, जिसे आप कह सकते हैं कि विलेजेस होते थे, और विलेजेस का जो हेड होता था उसको पटेल कहते थे। तो इस तरह से जो मराठा जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, वो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सेटअप, जो जो टैक्स कलेक्शन था, वो मैंने आपको बताया, सरदेशमुखी, चौथ, और उनका अपना जो टैक्स होता था 1/3 वाला 33%, 3 तरह के टैक्सेस थे। बाकी इनका जो जो मंत्रिमंडल की मैंने बात किया, और उसको हमने अपने आज के मंत्रिमंडल से कंपेयर भी किया। और इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद भी आई होगी, आपको बातें भी समझ में आई होंगी। और आपने हमारी इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द फिर मिलेंगे। थैंक्स।